जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री पर। तो इस वीडियो में मैं केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो सबसे बेसिक सबसे सिंपल सा टॉपिक है मैटर। ठीक है, और इस पूरे वीडियो में वन शॉट वीडियो में आपको मैटर के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए मैं बताती हूँ मैटर क्या होता है। ठीक है, मैटर को हम क्या कहते हैं? मैटर को हम पदार्थ कह सकते हैं। ठीक है, तो ये पदार्थ है क्या, मैटर है क्या? तो मैटर क्या है? हमारा जो पूरा यूनिवर्स है, ठीक है, हमारी पूरी यूनिवर्स है जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, ये पूरा का पूरा मैटर है। ठीक है, तो मैटर को क्या डिफाइन किया जाता है? मैटर को हम ये डिफाइन करते हैं कि जिस भी चीज का मास हो, ठीक है, और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो, वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो, तो उसे हम कहते हैं मैटर। ठीक है, मतलब पदार्थ एक ऐसी चीज होगी जिसका द्रव्यमान हो, मास हो, यानी कि द्रव्यमान हो, और जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है यानी कि जो जगह घेर रहा है। ठीक है, कोई जगह ऑक्यूपाई कर रहा है या जगह घेरता है, उसे हम मैटर कहेंगे। मतलब मैटर क्या हो सकता है? मेरी बॉडी जो है वो एक मैटर है, आपकी बॉडी मैटर है। ठीक है, हमारे मोबाइल फोन्स मैटर है, हमारे बुक्स कॉपीज मैटर है, हमारा घर मैटर है। ठीक है, हवा जिसे हम देख नहीं सकते वो मैटर है, पानी जिसे हम पीते हैं वो मैटर है। यानी कि इस पूरे यूनिवर्स का, इस पूरे ब्रह्मांड का एक एक चीज जो है उसे हम मैटर कहेंगे। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि मैटर बना किससे? ठीक है, ये जो पदार्थ है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये किस चीज से बनता है? तो ये बनता है एटम से। ठीक है, एटम्स जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, एटम्स यानी कि सबसे छोटी चीज, सबसे छोटी इकाई जिससे मैटर बनता है उसे हम एटम कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, मान लो एक बिल्डिंग है। ठीक है, अब मैं कहूं कि ये बिल्डिंग किस चीज से बन रहा है, बिल्डिंग की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? तो बिल्डिंग की सबसे छोटी इकाई होती है ईंट, यानी कि ब्रिक्स। ठीक है, एक एक ईंट को जोड़कर पूरा बिल्डिंग बनता है। हमारा बॉडी, ठीक है, हमारा बॉडी ये किस चीज से बना है? ये सेल से बना है। ठीक है, तो एक एक सेल को जोड़ने से हमारी पूरी बॉडी बनती है। वैसे ही मैटर किस चीज से बना है? तो मैटर बनता है एटम से, यानी कि परमाणु से। ठीक है, अब परमाणु बहुत ही छोटे होते हैं, इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, काफी ज्यादा छोटे हैं। अब एटम्स को जब कंबाइन करोगे, जैसे मान लो ये एक एटम है, ये वन एटम है। ठीक है, ढेर सारे एटम्स को अगर मिला दो, 2 या 3 एटम्स को मिला दो, तो ये क्या बन जाते हैं? ये बन जाता है मॉलिक्यूल्स बन जाता है। ठीक है, जिसे हम अणु कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ, आपको समझ में आ रहा है मैटर क्या है? मैटर जिस चीज का मास हो, यानी कि द्रव्यमान हो, और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी कि जगह घेरता है, तो उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर किस चीज से बना है? एटम से बना है। एटम्स को मिलाने पे क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स बनता है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कहेंगे पदार्थ की अवस्था। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं। तो कितने अवस्थाएं हैं? ऐसे तो आपने पढ़ा है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। ठीक है, बचपन से आप पढ़ते आए हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों पदार्थ की अवस्थाएं हैं, यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर है। सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ 3 अवस्थाएं नहीं है, यहाँ 5 अवस्थाएं होती है। ठीक है, एक तो हो गया हमारा सॉलिड, ठीक है, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा है गैस, चौथा है प्लाज्मा, और 5वां है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, हो सके बहुत लोगों ने ये प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में पहली बार सुना हो। ठीक है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन होते हैं, जो मोस्ट कॉमन है वो क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है? तो सॉलिड, लिक्विड, गैस है। ठीक है, यानी कि ठोस, द्रव और गैस है। अब देखिए यहाँ कुछ पिक्चर्स मैंने रखा है, तो आप देख सकते हो सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या क्या अंतर हो सकता है। ठीक है, तो सॉलिड जैसे एक पत्थर सॉलिड हो सकता है, वुड सॉलिड है, एक बॉल सॉलिड हो सकता है, हमारा खुद का जो बॉडी है वो सॉलिड है। ठीक है, जो मोबाइल फोन है, जो लैपटॉप हम लोग यूज करते हैं वो सॉलिड है, हमारे बुक्स कॉपी सॉलिड है। लिक्विड, लिक्विड यानी कि द्रव, यानी कि तरल, जो तरल पदार्थ हो। ठीक है, फ्लूइड हो, जो फ्लो कर सकते हो। तो लिक्विड क्या है? जैसे वाटर, सबसे कॉमन, सबसे सिंपल एग्जांपल वाटर, जिसे हम पीते हैं, जिसे हम यूज करते हैं। ठीक है, ऑयल यानी कि तेल, विनेगर, मिल्क, ठीक है, दूध, ये सब के सब क्या है? जूस, ये सब है लिक्विड। ठीक है, गैसेस क्या होते हैं? गैसेस जो जनरली हमें दिखाई ना दे।
ठीक है। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या गैसेस हमें दिखाई देता है, ठीक है, तो जनरली लोग कहेंगे नो, गैसेस हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन ये गलत है। गैसेस दो टाइप के होंगे। अगर वो कलर्ड गैसेस हैं, मतलब अगर वो किसी रंग के होते हैं तो वो हमें जरूर दिखाई देंगे, ठीक है। और अगर वो कलर्ड नहीं है, ठीक है, अगर वो नॉट कलर्ड है, कोई भी रंग उसमें नहीं है, किसी भी रंग के नहीं है, तो फिर वो हमें दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो गैसेस क्या क्या है, जैसे हीलियम गैस है या हमारा एयर, ठीक है, हमारा हवा जो है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर जो है हमारा, ये गैसेस है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस है, क्लोरीन गैस है, ऐसे बहुत सारे गैसेस होते हैं। तो स्टेट ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की कितने अवस्थाएं होंगी, तो पदार्थ के 5 अवस्थाएं हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। अब जैसे अभी मैंने कहा था कि मैटर किस चीज से बना है, तो मैंने बताया कि मैटर किससे बना है, मैटर बना है एटम से, यानी कि परमाणु से बना है, ठीक है। अब ये क्यों फिर ऐसा हो जाता है, सब कुछ सब परमाणु से ही बने हैं, ऐसा क्यों हो जाता है कि सॉलिड अलग दिख रहा है, लिक्विड अलग दिख रहा है या गैस अलग दिख रहा है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे दूं, मान लो मैं ले रही हूँ कुछ एग्जाम्पल्स, चाय, ठीक है, कॉफी, और फिर मान लो मैं लेती हूँ नींबू पानी, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि इन तीनों में मैं क्या मिला रही हूँ, शक्कर मिला रही हूँ, यानी कि शुगर, चीनी मिला रही हूँ इन तीनों में, ठीक है, तो तीनों का टेस्ट कैसा होना चाहिए, तीनों का टेस्ट मीठा होना चाहिए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये तीनों अलग है ना, ऐसा तो नहीं है कि तीनों सेम का सेम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। चाय की जो टेस्ट होगी वो अलग होगी, कॉफी की टेस्ट अलग होगी, नींबू पानी की टेस्ट अलग होगी, ठीक है। बनी किससे हैं, एक इंग्रेडिएंट सेम है, शुगर सेम है, लेकिन फिर भी तीनों अलग है, ठीक है। तो क्यों अलग है, इसके पीछे का रीजन है क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे ऐसे चीज मिलाए जा रहे हैं जिसकी वजह से ये भिन्न हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये डिफरेंट हो जा रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी वही है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों किस चीज से बने हैं, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों बने हैं एटम से, यानी कि परमाणु से, लेकिन फिर भी अलग क्यों दिखाई देते हैं। जैसे अभी मैंने जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया, एक स्टोन, एक पत्थर, ठीक है, पानी का, गैसेस का, तो ये तीनों अलग क्यों है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज में ये अलग है। इसलिए अलग है क्योंकि इनका जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, एटम्स का, एटम या मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट होता है, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, ठीक है, वो अलग है, ठीक है। अलग अलग तरीके से यहाँ पे ये अरेंज किए हुए रहते हैं, इसलिए ये अलग हो जाते हैं। जैसे सॉलिड्स का देखो, सॉलिड जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये सब एक दूसरे से चिपके हुए हैं, जितने भी एटम्स हैं ये एक दूसरे से बहुत ही क्लोज हैं, बहुत ही नजदीक हैं, ठीक है। लिक्विड में क्या है, ये थोड़े दूर होते हैं, एक दूसरे से थोड़े दूर होते हैं, और गैसेस में आप देख सकते हो कि ये काफी ज्यादा एक दूसरे से दूर है, ठीक है। तो ये अलग मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के वजह से एटम, सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है ये भिन्न हमें दिखाई देते हैं, यानी कि अलग अलग दिखाई देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं डिटेल में। स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं। अब सबसे पहला स्टेट क्या है, तो सबसे पहला स्टेट है सॉलिड, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम ठोस कहते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा लिक्विड, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम द्रव कहेंगे, ठीक है, या तरल भी कहते हैं। तीसरा है गैस, ठीक है, जिसे हिंदी में भी हम गैस कहते हैं, ठीक है। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस ये तो हम देख लिए, ये 3 अवस्थाएं हो गई या 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, ठीक है। इनका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट अगर मैं देखूं, सॉलिड्स कैसे अरेंज होते हैं, तो इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफी नजदीक होते हैं। लिक्विड्स के केस में होगा ये थोड़े दूर होंगे, मतलब इनके बीच में हम ऐसे गैप्स देख सकते हैं, स्पेस देख सकते हैं, ठीक है। और गैसेस के केस में ये एक दूसरे से काफी दूर होते हैं, मतलब इनके बीच का गैप ज्यादा होता है, ठीक है। अब इसके बेसिस में बताऊं, सबसे पहला टॉपिक क्या है, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स, जिसे हम क्या कहेंगे, अट्रैक्शन फोर्स किसके बीच में, बिटवीन मॉलिक्यूल, एटम्स, ठीक है, एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे परमाणु के बीच का आकर्षण बल, ठीक है, आकर्षण बल। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स कितने होंगे, या परमाणु के बीच का जो आकर्षण बल होगा वो क्या होगा, तो
सॉलिड्स में देखो एक दूसरे से ये सबसे ज्यादा नजदीक है, ठीक है, यानी कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा करीब है ये, तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा ना। जैसे एग्जाम्पल लो, अगर मान लो आप हो और आपके बेस्ट फ्रेंड हो, आप दोनों काफी ज्यादा क्लोज रहते हो, एक दूसरे से ज्यादा नजदीक रहते हो, चिपके हुए रहते हो, ठीक है, तो दोनों के बीच की बॉन्ड जो होगी वो बहुत स्ट्रांग होगी, ठीक है, बॉन्ड एक दूसरे के बीच की स्ट्रांग होगी। और वही अगर आप हो और आपका कोई दूसरा क्लासमेट हो जिसके बीच में मतलब आप दोनों बहुत नजदीक नहीं रहते हो, बहुत क्लोज नहीं रहते हो, तो इसका मतलब आपके बीच की बॉन्ड बहुत अच्छी नहीं है, बहुत स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ हो गया। सॉलिड के केस में हम देख सकते हैं जो एटम्स है वो एक दूसरे से काफी नजदीक है, इसका मतलब फोर्स इन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा होगा। तो आप याद रखना ये पॉइंट, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एटम सबसे ज्यादा किस में होता है, सॉलिड में होता है सबसे ज्यादा, ठीक है, याद रखना है ये सब, सबसे ज्यादा होगा सॉलिड में, उसके बाद होगा लिक्विड में, और उसके बाद फिर होता है ये गैसेस में, ठीक है। अब दूसरे टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। तो दूसरा टॉपिक है हमारा डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी, डेंसिटी मतलब घनत्व, ठीक है, घनत्व। अब ये जो घनत्व है ये सबसे ज्यादा किस में होगा, तो अगर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के बारे में मैं देखूं तो अगर मान लो इतना सा स्पेस में मैं अगर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को, सॉलिड के एटम्स को अगर यहाँ पे बैठा दे रही हूँ, ठीक है, तो इस छोटे से स्पेस में बहुत सारे एटम्स आराम से अट जाएंगे, आराम से यहाँ पे बैठ जाएंगे, ठीक है। फिर इसी सेम स्पेस में, सेम जगह पर अगर मैं लिक्विड्स को अरेंज करूं तो क्या होगा, कुछ कम एटम्स ही यहाँ पे बैठ पाएंगे, कुछ कम, ठीक है, सॉलिड से कंपैरिजन में कम। और अगर गैसेस को मैं यहाँ पे बैठाऊं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स को, तब तो बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स आएंगे, 2-4 ही आएंगे इस छोटे से जगह पर। इसका मतलब क्या है कि सॉलिड जो है वो उसमें मतलब काफी घनी आबादी दिखाई दे रही है, ठीक है, सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से काफी नजदीक है, छोटे से जगह पे ढेर सारे मॉलिक्यूल्स है, यानी कि आबादी उसकी ज्यादा है, ठीक है, डेंस है, काफी ज्यादा डेंस है। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि सबसे ज्यादा डेंसिटी या सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है, सॉलिड का होता है, उसके बाद लिक्विड का, और फिर गैसेस का, ठीक है। तो एक पॉइंट पहले मैंने यहाँ डिस्कशन किया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सबसे ज्यादा सॉलिड का होगा, फिर लिक्विड का, और फिर गैस का, और जो डेंसिटी है घनत्व वो भी सबसे ज्यादा सॉलिड का, फिर लिक्विड का, और फिर गैस का, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी में देखती हूँ शेप के बारे में, ठीक है, शेप एंड साइज के बारे में मैं देख लूँ, यानी कि आकार के बारे में चलो देखते हैं, ठीक है, आकार। तो चलो सबसे पहले एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करती हूँ मैं। जैसे मान लो अगर हमारा मोबाइल फोन, ठीक है, हमारे मोबाइल फोन का एक पर्टिकुलर शेप है, जैसे रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है, रेक्टेंगल में है। अगर मैं एक पेन के बारे में बात करूँ तो पेन का भी एक शेप है, ठीक है, ओके, अगर इसे तोड़ दिया जाए तो भी ये इसी शेप में रहेगा। लेकिन अगर मैं लिक्विड्स के बारे में बात करती हूँ, लिक्विड, ठीक है, द्रव्य के बारे में बात करूँ, अगर एक ग्लास में मैंने पानी रखा है, ठीक है, तो वो पानी किसका शेप ले लेगा, किसका आकार ले लेगा, ग्लास का ले लेगा। इसी पानी को निकालकर अगर मैं उसे कटोरे में डाल दूं तो वो फिर किसका शेप ले लेगा, कटोरे का ले लेगा। इसी पानी को निकालकर अगर मैं एक जग में डाल दे रही हूँ तो वो फिर जग का आकार ले लेगा। यानी कि जो उसके अंदर जो पदार्थ है, ठीक है, जो मैटर है, जो लिक्विड है, वाटर, वो सेम है, लेकिन शेप अलग हो जा रहा है, आकार हो जा रहा है अलग। क्यों आकार अलग हो जा रहा है, क्योंकि जो लिक्विड्स होते हैं उसका खुद का कोई शेप नहीं होता, खुद का कोई आकार या साइज नहीं होता है, ठीक है। सिमिलरली गैसेस का एग्जांपल ले लो। अगर मैं एक परफ्यूम के बॉटल में देख रही हूँ, ठीक है, डीओ, मान लो ये मेरा डीओ का बॉटल है, तो डीओ के अंदर जितने भी गैसेस भरे हैं वो इस शेप में है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं स्प्रे करती हूँ और ये जो बाहर निकलता है तो इसका शेप क्या हो जाएगा, ये पूरे रूम में फैल जा रहा है, मतलब ये इसका शेप भी चेंज हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं आकार के बारे में कि सॉलिड के केस में क्या होगा, सॉलिड के केस में फिक्स्ड शेप होगा, ठीक है, फिक्स्ड शेप मतलब आकार जो होता है वो निश्चित होगा, ठीक है, निश्चित आकार। और वही जब हम लिक्विड के बारे में बात करें, द्रव्य के बारे में बात करें, तो इसमें शेप जो है वो फिक्स नहीं होता है, ठीक है, नॉट फिक्स्ड, फिक्स्ड नहीं होगा, यानी कि अनिश्चित होगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। और फिर गैस के बारे में देखूं तो ये भी नॉट फिक्स्ड, ये भी फिक्स्ड नहीं है, ये भी अनिश्चित है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मैं दे दूं कि अगर कभी भी हम डेंसिटी को मेजर करना चाहें,
ठीक है। डेंसिटी यानी कि घनत्व को अगर हम मेजर करना चाहें तो किस चीज से मेजर करते हैं, ठीक है। मास को अगर कोई कहा जाए, मास को किससे करोगे, तो तराजू से तौल सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो द्रव्यमान है उसे तराजू से, बैलेंस से, फिजिकल बैलेंस से तौल सकते हैं। डेंसिटी को किससे मेजर कर सकते हैं, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो होता है, ठीक है, ये भी याद रखो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड को हम किससे मेजर करेंगे, तो हम इससे मेजर करते हैं हाइड्रोमीटर से, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछी गई है एग्जाम में, ठीक है। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बताओ, ऐसा कोई डिवाइस बताओ जिससे हम डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मेजर करें, तो ये है हाइड्रोमीटर, ठीक है। द्रव का घनत्व, ठीक है, किससे मेजर होगा, ये हाइड्रोमीटर से मेजर होगा, ठीक है। अब हम बताते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के बारे में, ठीक है। अब ये जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हम देख रहे हैं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये एग्जाम्पल मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि इसके आगे का जो टॉपिक है वो कहीं इसी से रिलेटेड है, ठीक है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड क्या होता है, जैसे मान लो अगर हमारे हाथ में कहीं कट हुआ, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, ब्लड निकलने लगता है। ये ब्लड कौन से स्टेट में है, कौन से अवस्था में है, तो ये लिक्विड में है, यानी कि द्रव में है। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वो सूख जाता है, वो ड्राई हो जाता है, और किस में चेंज हो जाता है, वो सॉलिड में चेंज हो जाता है, ठीक है, ठोस में बदल जाता है। तो ये कैसे हो जा रहा है, लिक्विड जो है वो सॉलिड में कैसे बदल जा रहा है, ठीक है। तो इसी के बारे में मैं अब आपको बताने वाली हूँ, जिसे हम कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो हमारा आगे का टॉपिक होगा इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। यानी कि इसके बारे में हम क्या कहेंगे कि जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, ठोस, द्रव्य और गैस, इनका बदलना, ठीक है, जो अवस्थाएं हैं उनका बदलना, अवस्थाओं का बदलना। अब देखो ये कैसे होता है, ये काफी इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, आपको याद रखना होगा। मान लो मैं ले रही हूँ सॉलिड, फिर लिक्विड और फिर गैस, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं कि सॉलिड से लिक्विड में बदलना, यानी कि किसी ठोस चीज को द्रव्य में बदलना, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मेल्टिंग, ठीक है। इसे हम मेल्टिंग कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा बर्फ के टुकड़े जो रहते हैं घर में, अगर आपके बर्फ के टुकड़े हो तो उसे आप बाहर निकाल दो, फ्रिज से बाहर निकाल दो, तो वो लिक्विड बन जाता है, ठीक है। या कैंडल, जो मोमबत्ती है, उसे जलाने से क्या होगा, वो पिघलने लगेगा और वो लिक्विड बन जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे मेल्टिंग, या तो फिर हम उसे फ्यूजन भी कहते हैं, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं, मेल्टिंग या फ्यूजन, ठीक है। सिंपल क्या कह सकते हैं हम, पिघलना कह सकते हैं, या तो गलना कह सकते हैं, ठीक है। फिर लिक्विड जब गैस में चेंज हो रहा है, तो लिक्विड गैस में चेंज होता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन, या तो वेपोराइजेशन भी कहते हैं, वेपोराइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इसे क्या कहेंगे, हिंदी में इसे हम कहेंगे वाष्पीकरण, ठीक है, वाष्पीकरण। अब इसका एग्जांपल मैं दे दूं, जैसे मान लो किसी पतीले में आपने अगर पानी रखा है और उसे आप गर्म कर रहे हो, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, वाटर वेपर में, यानी कि वाष्प में बदलता जाता है, तो हम कहेंगे कि वो इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है। अब इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं, मतलब हम गैस से लिक्विड भी बना सकते हैं, ठीक है। सेम वही एग्जांपल चलो मैं लेती हूँ, इस पतीले में मान लो मैंने पानी गर्म किया और उसके ऊपर मैंने एक ढक्कन लगा दिया है, ठीक है। अब पानी गर्म करने के बाद मैं उसे गैस ऑफ कर थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ और इस ढक्कन को फिर हटाकर देखती हूँ, तो इस ढक्कन में मुझे वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे, यानी कि पानी के कुछ बूंद दिखाई देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ गैस से ये लिक्विड में चेंज हो गया। तो गैस से अगर लिक्विड में चेंज हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन यानी कि संघनन, ठीक है। फिर से यहाँ भी कर सकते हैं, लिक्विड से हम वापस सॉलिड बना सकते हैं, यानी कि जो पानी है उसे बर्फ के रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में रख दो, फ्रिज में रख दो, तो वो क्या हो जाएगा, वो सॉलिड बन जाएगा, वो ठोस बन जाएगा वापस। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे फ्रीजिंग या तो फिर सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं, इसे जमना कहेंगे या तो फिर ठोसीकरण कह सकते हैं, ठीक है, ठोसीकरण। इसमें क्या हो रहा है, लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज हो जा रहा है। तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया था क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इसमें भी क्या हो रहा था, लिक्विड से ये सॉलिड में बदल जा रहा था। तो आप कमेंट कर हमें बताओ कि इतने सारे प्रोसेसेस जो मैंने बताया उसमें से क्या है
क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में, ठीक है, मतलब क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में कौन सी प्रोसेस हो रही है, ठीक है। अब चलो ये तो हमने देख लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि एक और भी प्रोसेस है, ठीक है, जहां पे क्या होता है, सॉलिड डायरेक्टली गैस में बदल जाता है और गैस डायरेक्टली सॉलिड में बदल जाता है। इससे पहले मैं एक एग्जांपल दे दूं, मैं पानी का एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, वाटर का एग्जांपल देती हूँ। मान लो हमारे पास आइस है, यानी कि बर्फ के कुछ टुकड़े हैं, ठीक है, बर्फ है हमारे पास। अब इस बर्फ को मैं पिघला दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये पानी बन जाएगा, ठीक है, तरल लिक्विड बन जाएगा। और इस पानी को मैं वापस अगर गर्म करने लगूं, ठीक है, इसे गैस पे चढ़ा दूं तो ये क्या बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा, ठीक है, वाष्प बन जा रहा है, ठीक है। अब देखो क्या है, अब उल्टा भी हो सकता है, इस वाष्प को ठंडा कर दो तो ये पानी बन जा रहा है, और पानी को अगर और ज्यादा ठंडा कर दो तो ये बर्फ बन जाएगा, आइस बन जाएगा, ठीक है। तो वाटर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, पानी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जहां हम सॉलिड लिक्विड गैस के तीनों कन्वर्जन्स को यहाँ देख पाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ सॉलिड से गैस और फिर गैस से सॉलिड के बारे में, ठीक है। तो देखो अब यहाँ क्या होता है, कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए, ठीक है, जैसे कपूर, या तो जो नेफ्थलीन बॉल्स होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा नेफ्थलीन बॉल्स जो हम अपने कपड़ों में रख देते हैं, ठीक है, इस कपड़ों में रख दिया जाएगा नेफ्थलीन बॉल्स को, तो वो थोड़े बड़े साइज के होते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब देखोगे, ठीक है, 1 महीने के बाद देखोगे, 2 महीने के बाद, तो इसकी साइज छोटी हो जाएगी, और उसके बाद और देखोगे तो ये तो फिर भाई गायब ही हो गया। तो क्या कोई मैजिक चल रहा है अंदर? बिल्कुल नहीं। ये जो सॉलिड है, नेफ्थलीन बॉल्स क्या होते हैं, सॉलिड ठोस होते हैं ये, और ये धीरे धीरे वाष्प में बदल जाते हैं, यानी कि गैस में बदल जाते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ ये होता है कि क्या सॉलिड से ये लिक्विड में जा रहे हैं, मतलब क्या नेफ्थलीन बॉल्स जो है वो लिक्विड में बदल जाएगा? तो नहीं, वो लिक्विड में नहीं बदलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सॉलिड से डायरेक्ट गैस में ये बदल जा रहा है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बार बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो सॉलिड से गैस में बदलने वाले प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है, सब्लिमेशन कहते हैं। अब सब्लिमेशन को हम ऊर्ध्वपातन भी कह सकते हैं, ठीक है, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। अब उल्टा भी ऐसा होता है, गैस जो है वो डायरेक्ट सॉलिड में बदल जाता है। अब ये कब आपने देखा कि गैस डायरेक्ट सॉलिड में बदल जाए? जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि पानी को अगर गर्म कर रहे हो, ढक्कन लगा दिए हो, ढक्कन हटाकर देखोगे तो जो भाप है वो पानी बन गया, यानी कि गैस लिक्विड बन गया। लेकिन आपने कहाँ देखा है जहां गैस जो है वो सॉलिड में बदल जाए, ठीक है। तो गैस जो सॉलिड में बदल जाता है, जैसे आपने फ्रॉस्ट देखा होगा, ठीक है, फ्रॉस्ट यानी कि पाला पड़ना, ठीक है। ठंड के समय में आपने देखा होगा कि रात के समय में तेज ठंडी हवा चलती है, वो हवा है, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि वो गैस है। लेकिन सुबह उठकर आप देखोगे तो जमीन में जो ओस गिरे हुए रहते हैं, ठीक है, जो पाला गिरा हुआ रहता है वो क्या होता है, सॉलिड रहता है, जिसे हम फ्रॉस्ट कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिपोजिशन, ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिपोजिशन, यानी कि निरपेक्षण, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, सॉलिड टू गैस हो जाएगा सब्लिमेशन, और गैस टू सॉलिड हो जाएगा डिपोजिशन, यानी कि निरपेक्षण। अब चलिए मैं आपको एग्जाम्पल्स देती हूँ इन सब का। तो चलिए यहाँ आप देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। सबसे पहले मेल्टिंग, मेल्टिंग मतलब पिघलना। जैसे एग्जाम्पल हो सकता है बर्फ से पानी बन जाना, इसे हम मेल्टिंग कहते हैं, या ग्लेशियर्स का पिघलना, ठीक है, जो पहाड़ों में ग्लेशियर होते हैं, बर्फ होते हैं, वो पिघलकर फिर नदी बन जाते हैं, ठीक है। तो ये मेल्टिंग, पिघलना का एग्जाम्पल हुआ। दूसरा है इवेपोरेशन, यानी कि वाष्पीकरण। इसका एग्जाम्पल क्या है, बादल बनना, ठीक है। ये सब काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। बादल बनना यानी कि जो हमारे धरती में जो भी पानी का सोर्स है, ठीक है, जैसे एक तालाब है, नदी है, समुद्र है, इन सब से भाप बनकर वो पानी जो है वो भाप बनकर ऊपर की तरफ उठता है और फिर बादल बन जाता है, ठीक है। तो ये इवेपोरेशन, वाष्पीकरण का एग्जाम्पल है। परफ्यूम का वाष्पीकरण, परफ्यूम, ठीक है, परफ्यूम के बॉटल में आपने क्या देखा होगा, उसमें लिक्विड होता है, लेकिन जैसे ही आप स्प्रे करते हो वो लिक्विड के छींटे की तरह बाहर निकलता है और वो तुरंत फिर गैस में बदल जाएगा, मतलब तुरंत वो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है फ्रीजिंग, यानी कि जमना। तो बर्फ का जमना, ठीक है, पानी को अगर ठंडा कर दो, पानी को जमा दो तो वो बर्फ बन जाएगा,
ठीक है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि ब्लड जो है उसका थक्का जम जाता है, ठीक है, रक्त का जो थक्का जमता है उसे हम क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कहते हैं, ठीक है। और ये भी फ्रीजिंग का एग्जाम्पल है, या सॉलिडिफिकेशन, फ्रीजिंग ना तो इसे सॉलिडिफिकेशन कह सकते हैं हम, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में बता दूं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो है उसमें कौन सी विटामिन हेल्प करती है, ठीक है। मतलब ये एक जनरल क्वेश्चन हो सकता है कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो आप याद रखना विटामिन के, ठीक है। विटामिन के अगर हमारे बॉडी में होगी तो ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड रक्त जो है उसका थक्का जमाने में हेल्प करती है, ठीक है। और दूसरी कोई चीज़ जो हेल्प करे तो वो एलम यानी कि फिटकिरी, ठीक है, फिटकिरी जो है उससे हमारी ब्लड जो है वो जम सकती है, ठीक है। अगला है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन यानी कि संघनन। तो कंडेंसेशन का एग्जाम्पल क्या होगा, रेन, वर्षा, ठीक है। जो बादल बन गए हैं, जो बादल है वो अब नीचे गिरने लगेंगे लिक्विड के फॉर्म में, मतलब यहाँ पे वाष्प के फॉर्म में वो ऊपर थे, अब लिक्विड द्रव्य के फॉर्म में वो नीचे गिरने लगेंगे, तो ये रेन, वर्षा। फॉगिंग ऑन मिरर, ठीक है, कभी आपने भी ऐसा किया होगा, मिरर पे जब आप अगर मान लो ठंड के समय में अगर मिरर के ऊपर अगर आप अपने मुंह से भाप निकालते हो, ठीक है, तो वो उस पर जम जाता है और फिर वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, पानी की बूंदे में चेंज हो जाएगा, तो ये कंडेंसेशन का एग्जाम्पल हुआ। अब अगला है सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन का एग्जाम्पल क्या है, कैम्फर यानी कि कपूर, ठीक है। पूजा करते वक्त जो आप कपूर का इस्तेमाल करते हैं उसे जैसे ही जलाओगे वो तुरंत गायब हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सॉलिड से वो गैस में बदल जा रहा है, ठीक है, वाष्प में बदल जा रहा है, तो कपूर एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं और देते जाती हूँ। कपूर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला है C10H16O, ठीक है। नेफ्थलीन बॉल्स, जिसे हम नेफ्थलीन की गोली भी कहते हैं, तो इसका भी मैंने अभी एग्जांपल दिया कि कपड़ों के बीच अगर इस नेफ्थलीन की गोली को रखते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद गायब हो जाता है, ठीक है, तो ये भी सब्लिमेशन का एग्जांपल है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा C10H8, ठीक है। आयोडीन, आयोडीन जो एक सॉलिड है उसे वो भी गैस में बदल जाता है, इसका फॉर्मूला है अमोनियम क्लोराइड, जिसे हम नौसादर भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला है NH4Cl, ठीक है। ये भी एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है, यानी कि ये भी सॉलिड से वाष्प में, ठोस से वाष्प में बदल जाता है। फिर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम ड्राई आइस भी कहते हैं या शुष्क बर्फ भी कहते हैं, ठीक है, ये भी सॉलिड होता है और ये गैस में बदल जाता है। अगला है डिपोजिशन, तो डिपोजिशन का एग्जाम्पल क्या होगा, फ्रॉस्ट यानी कि पाला पड़ना, ये डिपोजिशन का एग्जाम्पल हो गया। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अब आपको ये बता दूं कि ये इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर जो है, यानी कि ठोस से द्रव, द्रव्य से गैस में जो बदलाव हो रही है, ये बदलने का रीजन क्या है, ठीक है, यानी कि कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ये क्यों हो रहा है, ठीक है। किसी भी चीज़ के होने के पीछे का कुछ ना कुछ रीज़न होता है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर क्यों, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, या अभी हमने ये भी देखा सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड, तो ये कन्वर्जन किसके वजह से हो रहा है, तो आपको अच्छे से याद रखना है ये दो फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। एक है हमारा टेम्परेचर, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, तापमान कहेंगे, और दूसरा है प्रेशर, जिसे हम दाब कहते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर और प्रेशर अगर चेंज करोगे तो स्टेट्स जो है वो चेंज होने लगते हैं। अब देखो ये कैसे चेंज होंगे, सॉलिड को अगर हम हीट कर दें, हीट गरम कर दें, यानी कि इसके टेम्परेचर को बढ़ा दें, तो ये लिक्विड में बदल जाएगा। लिक्विड को हम गरम कर दें, यानी कि इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे, बढ़ा दे, तो ये गैस में बदल जाएगा। अब गैस से लिक्विड में कैसे होगा, तो गैस से लिक्विड में अगर ठंडा कर दो, यानी कि टेम्परेचर को कम कर दो, तो ये लिक्विड में बदल जाएगा, और लिक्विड को और ज़्यादा ठंडा कर दो, यानी कि टेम्परेचर कम कर दो, तो ये सॉलिड में बदल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सॉलिड से गैस में कैसे कन्वर्जन होता है, तो ये भी गर्म करने पर हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर हो जाता है। और गैस से सॉलिड में कैसे होगा, ये ठंडा करने पे हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर कम करने पर होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रही हूँ, आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब देखो ये तो मैंने टेम्परेचर के बारे में बताया, अब मैं प्रेशर, दाब के बारे में बताती हूँ। अगर प्रेशर को बढ़ाओगे, ठीक है, प्रेशर को बढ़ाओगे तो गैस जो है वो लिक्विड बढ़ जाएगा, ठीक है, मतलब प्रेशर अगर बढ़ाओ तो गैस से वो लिक्विड बन जाएगा।
लिक्विड का प्रेशर अगर बढ़ाओ तो वो सॉलिड बन जाएगा। सॉलिड का प्रेशर अगर कम कर दो, प्रेशर कम कर दो, डिक्रीज कर दो, नीचे की तरफ देखो मैं दे रही हूँ, यानी कि कम हो जा रहा है ये, तो ये लिक्विड में बदल जाएगा। और लिक्विड को का प्रेशर अगर कम कर दो तो ये गैस में बदल जाता है। ठीक है, जो परफ्यूम के एग्जाम्पल मैं दे रही थी, तो परफ्यूम के बॉटल में क्या होता है, हाई प्रेशर, या हमारे डीओ के बॉटल में क्या होता है, हाई प्रेशर के साथ उसे भरा जाता है, और जैसे ही हम प्रेस करते हैं वो उसका प्रेशर कम हो जाता है, जिसके वजह से वो लिक्विड से गैस में बदल जाता है। हमारे घर में जो एलपीजी सिलेंडर है, ठीक है, हमारे घर में जो एलपीजी सिलेंडर है वो क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि पेट्रोलियम गैस तो है लेकिन वो लिक्विफाइड है, लिक्विड है वो। ठीक है, उसे हाई प्रेशर इंक्रीज करने पे उसे लिक्विड में बदल दिया गया, और जैसे ही हम अपने गैस पंप को ऑन करते हैं प्रेशर कम हो जाता है और वो गैस में बदल जाता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो स्टार्ट करती हूँ। पहला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर मॉलिक्यूल्स हैव मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, अब लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि सॉलिड लिक्विड गैसेस जो है, यानी कि पूरा मैटर जो है वो किससे बनता है, वो बनता है एटम से। ठीक है, एटम्स या मॉलिक्यूल से बनता है। तो ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड कैसे होते हैं, ठीक है, ये कैसे फिक्स होते हैं, अपने जगह पे कैसे रहते हैं। तो सॉलिड के केस में जितने भी एटम्स हैं ना, वो एक दूसरे से काफी ज्यादा चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे से काफी करीब होते हैं। लिक्विड के केस में इनके बीच में थोड़ा गैप होता है, और गैसेस के केस में सबसे ज्यादा गैप होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा ये एक दूसरे से दूर होते हैं, कौन, एटम्स या मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें किस में दिखाई देगा, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के काफी नजदीक हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं दे दूं, अगर मान लो ये आप हो और ये आपका बेस्ट फ्रेंड हो। ठीक है, अब आप दोनों के बीच में बॉन्ड सबसे ज्यादा मतलब अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगी। क्यों, क्योंकि आप दोनों बेस्ट फ्रेंड हो, एक साथ रहते हो, हमेशा क्लोज रहते हो। ठीक है, वही अगर मान लो मैं एक आपका एग्जाम्पल देती हूँ और आपके किसी दूर के रिश्तेदार का एग्जाम्पल दे दूं, तो आप दोनों भले ही रिश्तेदार हो, रहते होगे एक जगह पर, लेकिन दोनों के बीच में बॉन्ड काफी स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो ये सारी केसेस मान लो लिक्विड और गैसेस के केस में हो रही है। तो सिंपल यहाँ पे आंसर क्या होगा, सॉलिड, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो ऐसी स्टेट ऑफ मैटर जिसमें मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये है सॉलिड। ठीक है, आप देख सकते हो आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दे दूं मैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, ये सबसे ज्यादा किस में होगा, सबसे ज्यादा सॉलिड में होगा, उसके बाद फिर ये लिक्विड में होगा। ठीक है, और उसके बाद सबसे कम ये होता है गैसेस में। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सब्सटेंस। ठीक है, कौन करेक्ट नहीं है, यानी कि कौन रॉन्ग है, ये पूछा गया है। ठीक है, प्रॉपर्ली क्वेश्चन को देखना है आपको। और सब्सटेंस का मतलब यहाँ पे हो गया मैटर, यानी कि मैटर के बारे में क्या गलत कहा गया है। देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई बॉन्ड नहीं होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूसली इन फ्लूइड और एयर, पार्टिकल्स जो है वो इधर उधर मूव करते रहते हैं, स्पेशली फ्लूइड और एयर में, यानी कि लिक्विड और गैसेस में। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर पार्टिकल से बना है, यानी कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बना है। देयर इज एन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस होते हैं, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं। तो अब आप देखकर बताओ इन चारों में गलत कौन है। तो पहला वाला ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ लिखा हुआ है। अभी हमने जस्ट देखा कि यहाँ पे कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में होता है, भले कम ज्यादा हो लेकिन होता तीनों में है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है यहाँ हमारा ऑप्शन ए। ये भी आप देख सकते हो आरआरबी जेई 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब कौन सही है यहाँ पे और सॉलिड से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन है दे मूव रैंडमली, मतलब जो पार्टिकल्स है सॉलिड के, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या वो रैंडमली मूव करते हैं। रैंडमली का मतलब इधर उधर, किसी फिक्स्ड डायरेक्शन में नहीं, कभी उधर चले गए, कभी उधर, कभी इधर, कभी इधर, ऐसे। ठीक है, देयर आर लार्ज गैप बिटवीन देम, क्या इन सब के बीच में जो गैप्स होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये जो गैप्स है क्या ये बहुत ज्यादा होते हैं।
दे आर कन्फ्यूगर्ड इन अ सिस्टमेटिक मैनर, मतलब क्या ये प्रॉपर मैनर में अरेंज्ड होते हैं। दे हैव मिनिमम अट्रैक्शन, और इनके पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड है, जो अट्रैक्शन है, वो सबसे कम है। तो यहाँ पे कहा गया है कि सही क्या है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। दे आर कन्फ्यूगर्ड इन सिस्टमेटिक मैनर, मतलब ये एक पर्टिकुलर शेप में, एक पर्टिकुलर तरीके से ये अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर है। ये आप देख सकते हो आरआरबी के थ्रू ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन पूछी गई है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस यहाँ पे गलत हैं। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर हैव बीन डिटरमाइंड बाय साइंटिस्ट सो फार। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है काफी इजी। ठीक है, कोई भी देखकर बता देगा हाँ कितने स्टेट्स ऑफ मैटर है, तो सॉलिड लिक्विड गैस है। लेकिन आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि अभी तक, ठीक है, अभी तक साइंटिस्ट ने कितने स्टेट ऑफ मैटर फाइंड किया है, तो ये 5 है। कौन कौन से है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेस है, जिसके बारे में सभी को पता है। ठीक है, लेकिन 2 और स्टेट है, एक है प्लाज्मा और दूसरा है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा कि 5 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। भले ही हमने अच्छे से किसके बारे में पढ़ाई किया है, ओनली 3 के बारे में हमने पढ़ा है, डिस्कशन किया है, लेकिन होते ये 2 भी हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा 5। ये भी आरआरबी ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछी गई है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो। क्या हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, व्हाट कैन नॉट बी इन दिस फिगर। तो देखो आप फिगर सबसे पहले देखो, ये सॉलिड का फिगर है, ये लिक्विड का है, ये गैस का है। ठीक है, अब सॉलिड में मॉलिक्यूल्स पूरे तरीके से गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे लाइंस दिए हुए हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे पूरे मॉलिक्यूल्स ऐसे भरे पड़े हैं। ठीक है, अब ऑप्शन देखो क्या है, molecular arrangement of all 4 states of matter can be seen. Plasma is a fluid present in all the cells of the body. This figure represents the 4th state of matter, that is plasma. This figure provides information about different states of matter. तो अगर हम इस फिगर को देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, मतलब ये 4 स्टेट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो 4 स्टेट्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो सही है। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि व्हाट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, मतलब क्या हमें नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्लाज्मा इज अ फ्लूइड प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। तो ये कौन से प्लाज्मा के बारे में बात कर रहा है, ये प्लाज्मा हो गया हमारा जो ब्लड में रहता है। ठीक है, आपको पता होगा कि ब्लड 2 चीजों से बना है, एक है प्लाज्मा और दूसरा है सेल्स। ठीक है, तो यहाँ जो प्लाज्मा लिखा हुआ है कि ये एक फ्लूइड है, एक लिक्विड है जो हमारे बॉडी के सेल्स में प्रेजेंट रहता है, तो ये ब्लड वाले प्लाज्मा की बात की जा रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो प्लाज्मा है ये स्टेट ऑफ मैटर है, तो ये तो ऑप्शन यहाँ पे दैट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, यानी कि ये प्लाज्मा हमें यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, डिफ्यूजन अकर्स इन एक्सट्रीम इंटेंसिटी। ठीक है, अब डिफ्यूजन क्या है पहले तो मुझे ये बताना होगा। डिफ्यूजन का सिंपल मीनिंग हम ये कह सकते हैं, मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स लिख लो या मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख लो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैं देती हूँ, अगर मान लो एक ग्लास हमने पानी लिया है, ठीक है, वाटर लिया है, और इसमें मैं 1-2 ड्रॉप ऑफ इंक डाल दूँ। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, इस पूरे ग्लास में मुझे ब्लू कलर का पानी दिखाई देने लगेगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वाटर और इंक, ये दोनों के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये मिक्स हो गए, और मिक्स होने के बाद मुझे कुछ इस तरह का चीज दिखाई देने लगा। तो इसे ही हम कहते हैं डिफ्यूजन, यानी कि मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लो, अगर मान लो हमारा रूम है, इस रूम में मैंने इस कॉर्नर में अगर कोई एयर फ्रेशनर स्प्रे किया है, ठीक है, तो क्या ये एयर फ्रेशनर बस उसी कॉर्नर में रहता है? बिल्कुल नहीं, ये चारों तरफ फैल जाएगा, पूरे रूम में हमारा फैल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एयर फ्रेशनर के मॉलिक्यूल्स हैं और जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं ये मिक्स हो जाते हैं, तो इसे ही हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि इट अकर्स एक्सट्रीम इंटेंसिटी, मतलब सबसे ज्यादा किस में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस या प्लाज्मा में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा, सबसे फास्टली ये होता है गैसेस में, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो है ना एक दूसरे से काफी दूर है, जैसा अभी हमने डिस्कशन किया, एक दूसरे से बॉन्ड ज्यादा नहीं है, तो वो इधर उधर जाके तुरंत मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन वही सॉलिड्स को देख लो, ये लोग एक दूसरे से काफी ज्यादा चिपके हुए हैं, तो इधर उधर मूव करना थोड़ा मुश्किल होता है। लिक्विड्स में भी बॉन्ड थोड़े कमजोर जरूर हैं, लेकिन फिर भी बॉन्ड्स उनमें भी रहता है, तो दैट मीन्स गैसेस सबसे ज्यादा डिफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे डिफ्यूजन का ऑर्डर लिखूं
तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किस में होगा? सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होगा गैसेस में, फिर होगा लिक्विड्स में और फिर होता है सॉलिड में। अगला प्रश्न है, इफ अमोनिया इज अ गैस देन कैम्फर इज अ, ठीक है। अब अमोनिया के बारे में कहा गया है कि अगर ये गैस है तो कैम्फर क्या है, ठीक है। कैम्फर आपको पता होगा कि कपूर को हम कहते हैं कैम्फर। तो कैम्फर क्या है? गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है या सेमी सॉलिड है? एक्चुअल में ये क्या है? ये एक सॉलिड है, लेकिन इस कपूर को जब हम जला देते हैं या इसे ऐसे खुले हवा में भी अगर रख दो तो ये क्या होगा? ये वेपोराइज हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये गैस बन जाएगा, ये वाष्प बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत लोग ऐसे कंफ्यूज होकर यहाँ पे हो सके गैस मार्क कर दे, लेकिन नहीं, कपूर जो होता है वो सॉलिड होता है। अब देख सकते हो ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन पूछी गई है, ठीक है। क्वेश्चन है सिंपल, लेकिन ऐसे ट्विस्ट वे में दिए गए हैं कि लोगों को लग सकता है कि और भी ऑप्शंस करेक्ट है। ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब कौन सी स्टेटमेंट यहाँ गलत है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी का मतलब क्या हुआ? रुका हुआ, ठीक है। मतलब पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं, नो मोशन, खड़े हैं एक जगह पर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अपने तरफ खींचते हैं। देयर आर सम स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेसेस भी होते हैं। तो यहाँ पूछा गया है क्या इनकरेक्ट है, क्या गलत है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे गलत है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन स्टेडी स्टेट। पार्टिकल्स जो है वो रुके हुए, ऐसा नहीं होता, पार्टिकल्स हमेशा मोशन में होते हैं, ठीक है। मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करूं, काइनेटिक एनर्जी का मतलब एनर्जी इन मूविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एनर्जी इन मूविंग ऑब्जेक्ट्स। तो जैसा कि हमने क्या देखा कि सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेज हो, ठीक है, सभी के मॉलिक्यूल्स जो है ना वो मूव करते ही हैं, ठीक है। जैसे सॉलिड के प्लेस में क्या है? सॉलिड बहुत ही ज्यादा डेंस है, यानी कि एक ही जगह पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसे ज्यादा स्पेस नहीं मिलता, लेकिन ये क्या करता है? अपने ही स्पेस में, अपनी जगह पे ऐसे ऐसे हिलता रहता है, मतलब वाइब्रेट करता रहता है। लिक्विड के पास थोड़ी स्पेसेस हैं तो ये इधर उधर मूव करता है, गैसेस के पास सबसे ज्यादा स्पेस है तो ये रैंडमली पूरे डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। तो चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तीनों में पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होता है, यानी कि वो मोशन में होते हैं, ठीक है, और कोई भी रुका हुआ नहीं है। एक बात अच्छे से और याद रखना कि अगर पार्टिकल्स रुक गए तो फिर मैटर एग्जिस्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर पार्टिकल्स रुक गए तो मैटर खत्म, और मैटर खत्म तो समझो ये पूरी यूनिवर्स खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो पार्टिकल्स जो होते हैं हमेशा मूव करते रहते हैं। अब ये भी एएलपी और टेक्नीशियन दोनों एग्जाम्स में ये आरआरबी के थ्रू पूछे गए हैं 2018 में। अगला क्वेश्चन है डैश इज अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। प्योर सब्सटेंस यानी कि मैटर, इसमें से कौन सा मैटर है जो प्योर है? तो शुगर सॉल्यूशन, मीथेन, मिल्क और एयर। अब मैं बता दूं शुगर सॉल्यूशन क्या है, ये एक मिक्सचर है। मिल्क ये भी एक मिक्सचर है, एयर ये भी एक मिक्सचर है। एयर की तो डेफिनेशन ही है मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। लेकिन हमारा मीथेन जो है ये मिक्सचर नहीं है, ये क्या है? ये एक कंपाउंड है, ठीक है। तो कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड्स होते हैं प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस के अंदर क्या क्या आते हैं? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आते हैं, ठीक है। और मिक्सचर्स अलग हो जाते हैं, मतलब मिक्सचर्स हो गए आपके इम्प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। तो यानी कि मीथेन यहाँ पे प्योर सब्सटेंस है। अब एक और बात मैं बता दूं, जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं ना उन्हें हम सिंबल या फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, उनका कोई फॉर्मूला होता है। जो इम्प्योर होते हैं उनका कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। जैसे अलग से शुगर का फॉर्मूला है लेकिन शुगर सॉल्यूशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या है आपको याद रखना है, CH4 है मीथेन का फॉर्मूला। इसे हम मार्श गैस भी कहते हैं, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन पूछी गई है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट या दोनों में से क्या दोनों करेक्ट है या नहीं? रिजिडिटी, तो रिजिडिटी का सिंपल मीनिंग में बता दूं हार्डनेस। रिजिडिटी का मतलब होता है हार्डनेस, मतलब टफनेस, बहुत कड़ा हो कोई चीज। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सब्सटेंस साइज वेरीज डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल्स, मतलब ये है कि कौन सा टाइप का सब्सटेंस है इसके अकॉर्डिंग जो साइज उनके होंगे वो डिपेंड करेंगे कि कौन सा पार्टिकल्स कहाँ पे लोकेटेड है। अब एक एग्जांपल से समझो, सॉलिड है फिक्स्ड साइज, ठीक है, सॉलिड के साइज फिक्स होता है। लिक्विड्स जो है वो किसका साइज ले लेता है? वो वेसल का ले लेता है, मतलब किस पर रखा गया है। जैसे अगर एक ग्लास में रखा गया है तो वो ग्लास के साइज का हो गया, अगर एक कटोरे में रखा गया है तो कटोरे के साइज का हो गया। एंड गैसेज हैव नो शेप। दूसरा है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है दबाव डालना, ठीक है, दबाव डालना यानी कि प्रेशर डालना, प्रेशर अप्लाई करना।
इट इज द क्वालिटी ऑफ सब्सटेंसेस दैट रिड्यूसेस देयर वॉल्यूम एट हाई प्रेशर। ठीक है, प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो उसकी वॉल्यूम कम हो जाती है। मतलब जैसे मान लो कि एक रूम है, ठीक है, एक रूम में जितने भी गैसेस भरे हुए हैं ना, इन सारी गैस को, इस पूरे एयर को मैं निकाल कर, इस रूम से निकाल कर एक फुटबॉल में डाल सकती हूँ। ठीक है, तो मतलब क्या कर दिया मैंने इसका वॉल्यूम कम कर दिया। ठीक है, इतने बड़े से स्पेस में ये एयर जो है फैला हुआ था, इसे मैंने एक छोटे से फुटबॉल में डाल दिया, यानी कि इसका वॉल्यूम कम कर दिया। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज फाउंड इन गैसेस। तो अब कौन सा स्टेटमेंट इन दोनों में करेक्ट है, कौन सा गलत है? ठीक है, ऑप्शन है बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ए इज ट्रू, बी इज ट्रू एंड बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। तो सही उत्तर है यहाँ हमारा ऑप्शन सी, ओनली बी इज ट्रू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है ये साइज के अकॉर्डिंग है, साइज नहीं होता, शेप अगर होता तो ये स्टेटमेंट सही था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछी गई है। साथ ही एक और बात मैं बता दूं, यहाँ रिजिडिटी की बात हो रही थी, और रिजिडिटी जो है उसका शेप एंड साइज से थोड़ा बहुत लेना देना होता है, लेकिन मेनली जो है वो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पे डिपेंड होता है। अगला प्रश्न है, अ डैश कैन बी डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ अ डैश और अ डैश फ्रैक्शन ऑफ अ कंपाउंड दैट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, अब देखो हो सके क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन एक चीज यहाँ पे देखो, दैट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो अकेला रह सकता है। ठीक है, एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट, और जो अपने एलिमेंट का प्रॉपर्टी बता रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स की बात की जा रही है। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस किसकी होती है? मॉलिक्यूल्स की होती है, यानी कि यहाँ हो गया मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अ मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ अ डैश और अ डैश। ठीक है, तो किसका पार्ट हो सकता है? ये किसी एलिमेंट का पार्ट हो सकता है, या तो फिर अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, मॉलिक्यूल एलिमेंट स्मॉलेस्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है, द एटॉमिक मासेस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर डैश रिस्पेक्टिवली। एटॉमिक मासेस ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं? तो कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का मास होता है 1। ठीक है, अब देखो ये तो एटम्स है ना, इसका यूनिट हम ग्राम या केजी नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसके लिए एक स्पेशल यूनिट है यू, जिसे हम यूनिफाइड मास कहते हैं। AMU भी यूज किया जाता है, जिसे हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे क्या आ रहा है? ऑप्शन सी, 12U और 1U। 12U हो गया कार्बन के लिए और हाइड्रोजन के लिए हो गया H1। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एटम्स। एटम्स के से रिलेटेड यहाँ जो स्टेटमेंट है कौन गलत है? ठीक है, नॉट ट्रू। ऑप्शन है, एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स आर सिमिलर, दो एलिमेंट्स के एटम्स सेम होते हैं। जैसे मान लो ये आयरन का एटम है, ये कॉपर का एटम है, तो ये दोनों एटम्स क्या सेम है? दे हैव अ स्प्रेड ऑफ द ऑर्डर 10 to the power -10। ठीक है, 10 to the power -10 मीटर, मतलब 10 to the power -10 मीटर की इसकी रेडियस होती है। एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत छोटे होते हैं वो, और एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर सेम इन ऑल स्टेट। ठीक है, जैसे मान लो मैं हाइड्रोजन का एटम ले रही हूँ, तो हाइड्रोजन चाहे मैं सॉलिड लूँ, लिक्विड लूँ या गैस लूँ, ठीक है, ये हाइड्रोजन का एटम तीनों केसेस में सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया विच इज नॉट ट्रू, तो रॉन्ग क्या है? रॉन्ग है यहाँ ऑप्शन ए, एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स आर सिमिलर। ऐसा नहीं होता है, दो अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो सिमिलर नहीं होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे आयरन का एटम और कॉपर का एटम आप देखोगे तो दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। कौन फिजिकल चेंज नहीं है? अब देखो चेंजेस जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, एक हो गया फिजिकल चेंज और दूसरा हो गया केमिकल चेंज। ठीक है, तो जो फिजिकल चेंज है ना, ये ऐसा चेंज है जिसे हम कह सकते हैं वो वापस नहीं हो सकता। ठीक है, केमिकल चेंज ऐसा चेंज है जो वापस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकता। ठीक है, वापस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकता। और वही अगर हम फिजिकल चेंज में देखें तो ये ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म में ये आ जाएगा। दूसरा है केमिकल चेंज में कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होता है, फिजिकल चेंज में कोई रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं दे दूं, मान लो केमिकल चेंज में मैं क्या कर रही हूँ कि एक पेपर को मैंने लिया, उस पेपर को मैंने बर्न कर दिया, जला दिया। ठीक है, तो क्या अब हमें वापस वो पेपर मिलेगा? नहीं। क्या मिलेगा? हमें ऐश मिल जाएगा, यानी कि उसका जो राख है वो मिल जाएगा। लेकिन फिजिकल चेंज में मान लो मैंने एक पेपर लिया,
पेपर को फोल्ड करके मैंने एक बोट बना दिया, ठीक है, और फिर क्या कर सकती हूँ, मैं इस बोट को वापस खोलकर इस पेपर में के फॉर्म में बना सकती हूँ। यहाँ कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, तो ये हो गया फिजिकल चेंज। और केमिकल मतलब जहाँ पे नए सब्सटेंस बन जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस है मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड, फर्मेंटेशन ऑफ सब्सटेंसेस या इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। तो पूछा गया है विच इज नॉट अ फिजिकल चेंज, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फर्मेंटेशन ऑफ अ सब्सटेंस जो है ये होता है केमिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी सब के सब फिजिकल चेंजेस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवोगाड्रोज नंबर Na, ठीक है, इसे Na ऐसे लिखते हैं। तो एवोगाड्रो नंबर का मतलब क्या होता है? तो क्या ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस है? क्या ये नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम एटम ऑफ एनी एलिमेंट है? क्या ये सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस है? या तो क्या ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम ऑफ सोडियम है? ठीक है, अब देखो थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी, मैं बता दूं कि जो एटम्स होते हैं ना, एटम 3 पार्टिकल से बने होते हैं, ठीक है। एटम 3 पार्टिकल से बने हैं, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। अब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, ये कहाँ रहता है? ये न्यूक्लियस के अंदर रहता है, ठीक है। मान लो ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ रहते हैं, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स इमेजिनरी शेल में रिवॉल्व करते रहते हैं। ये मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है कि एवोगाड्रो नंबर यानी कि Na ये क्या है? क्या ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा? नहीं, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं होगा। क्या ये सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होगा? नहीं, ये नहीं होगा। सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम कहते हैं मास नंबर, ठीक है। क्या ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स होगा? नहीं। तो सही उत्तर क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम एटम ऑफ एनी एलिमेंट। मान लो मैं 1 ग्राम सोडियम लेती हूँ, ठीक है। अब 1 ग्राम सोडियम में कितने एटम होंगे, कितने एटम होंगे, ये मुझे कौन बताएगा? एवोगाड्रोज नंबर बताएगा, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट का अगर 1 ग्राम में ले रही हूँ और उसमें कितने एटम है, तो वो हमें एवोगाड्रो नंबर से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एवोगाड्रो नंबर इज इक्विवेलेंट टू। अब ये जो Na है, एवोगाड्रोज नंबर है, इसकी वैल्यू क्या है? 6.02214 इंटू 10 टू द पावर 23, 60.2486 इंटू 10 टू द पावर 25, 6000.86 इंटू 10 टू द पावर 26 या 602.4860 इंटू 10 टू द पावर 26। तो सही उत्तर है यहाँ हमारा ऑप्शन ए, 6.02214 इंटू 10 टू द पावर 23। बहुत सारे बुक्स में 6.023 भी लिखा होता है, तो ये दोनों करेक्ट है। पावर आपको अच्छे से याद रखना है, 10 टू द पावर 23 होगा, ठीक है। अब अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एवोगाड्रोज नंबर, तो एवोगाड्रो नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि ये नंबर है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स द सिंबल कंसिस्ट ऑफ 2 लेटर्स। मतलब ये है कि इन सारे एलिमेंट्स में किसका सिंबल्स जो होगा वो 2 लेटर्स का होगा। तो एक है कार्बन जिसका सिंबल है C, एक है आयोडीन जिसका सिंबल है कैपिटल I, आयरन जिसका सिंबल है Fe कैपिटल F स्मॉल e, और लास्ट है फ्लोरीन जिसका सिंबल है F। तो 2 लेटर्स किस में दिखाई दे रहे हैं? आयरन में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट सजेस्टेड दैट सिंबल्स ऑफ एलिमेंट शुड बी मेड अप ऑफ 1 or 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। तो किसने ये कहा था, किसने ये प्रपोज किया था कि जो सिंबल्स है एलिमेंट्स के, वो उनके पहले या दूसरे, ठीक है, पहले एक या पहले 2 एलिमेंट्स लेटर्स को लेकर बनाए जा सकते हैं। ऑप्शंस है प्राउस्ट, लेवोजियर, बर्जेलियस या डेमोक्रिटस, ठीक है। तो सही उत्तर है यहाँ हमारा ऑप्शन सी, बर्जेलियस ने ये कहा था, ठीक है। डाल्टन ने सबसे पहले सिंबल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन वो बहुत ही अलग था, जैसे ऑक्सीजन के लिए एक बड़ा सर्कल, ठीक है, फिर कुछ ऐसे थे हाइड्रोजन के लिए एक सर्कल विथ अ डॉट, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ यूज़ करने में ना थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता था, इसलिए फिर ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, IUPAC के थ्रू, कि एलिमेंट्स जो होंगे उनका सिंबल उनके लेटर से मिलता हुआ आएगा, ठीक है, उनके नेम से, उनके नाम से मिलता हुआ आएगा, ठीक है। अब ये नाम कौन सा नाम हो सकता है? इनका इंग्लिश नेम, या तो फिर इनका ग्रीक का नाम जो भी था, ठीक है, या तो फिर लैटिन नेम, ठीक है। तो ये सारे नेम्स इसमें इंक्लूडेड हैं। अगला प्रश्न है, हु प्रोपाउंडेड द फंडामेंटल थ्योरी रिलेटेड टू द नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, मतलब सिंपल क्वेश्चन कि किसने फंडामेंटल थ्योरी ऑफ एटम्स दिया था, ठीक है, एटम के बारे में, मैटर के बारे में किसने बताया था? फंडामेंटल जो सबसे बेसिक थ्योरी है, सबसे पहली थ्योरी है, वो किसने दिया था, ठीक है।
तो यहाँ ऑप्शन है जॉन मिल्टन, जॉन डाल्टन, मेंडेल या लेवोजियर। ठीक है, तो सही उत्तर है हमारा यहाँ ऑप्शन बी, जॉन डाल्टन ने दिया था। ठीक है, और वो क्या थ्योरी का नाम था? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, जिसमें यही सारे पॉइंट्स थे कि जो एटम है, जो पार्टिकल्स है, वो हमेशा मोशन में होते हैं, उनके बीच में स्पेसेस होती है, फिर एक एलिमेंट जो है उसका एटम दूसरे एलिमेंट से अलग होगा, दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स डिफरेंट होते हैं, एक ही एलिमेंट का जितना भी एटम्स ले लो वो सबके सब सेम होंगे। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में ही हैं। और किसने इसे दिया था इस थ्योरी को? तो जॉन डाल्टन ने इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ब्रिटिश केमिस्ट हु प्रेजेंटेड हिज एटॉमिक थ्योरी इन 1808 रिगार्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मास कंजर्वेशन एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शंस व्हिच प्रूव टू बी डिविसिव इन द स्टडी ऑफ मैटर। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है कि कौन से केमिस्ट ने, कौन से साइंटिस्ट ने प्रिंसिपल दिया था मास कंजर्वेशन से, यानी कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट दिया था, और कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का किसने दिया था? ऑप्शन से प्रोस्ट, लेवोजियर, अर्नेस्ट रदरफोर्ड या जॉन डाल्टन। तो सही उत्तर है यहाँ हमारा ऑप्शन डी, जॉन डाल्टन ने ये दोनों थ्योरीज दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो अगर जैसे कोई भी पूछता है कि मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, ठीक है, तो लोग क्या कहते हैं? एटम है। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे तो फिर मॉलिक्यूल क्या है, तो ये भी भाई स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है, तो मैटर के दोनों स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एटम्स भी है, मॉलिक्यूल भी है, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है कि एटम्स जो है इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। यानी कि मतलब क्या हुआ इसका कि ये अकेले एक एटम जो है, मान लो ये एक अकेला एटम है, ये हो सके अकेले नहीं रह सकता, ये तुरंत दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा और तब जाकर रह पाएगा। ठीक है, या ये 3 एटम्स मिलकर एक साथ रह पाएंगे, या 4 एटम्स मिलकर एक साथ रह पाएंगे। ठीक है, और कुछ एटम्स ऐसे भी होते हैं जो अकेले रह सकते हैं। तो कंडीशन ये है कि एटम जो है वो शायद इंडिपेंडेंट अकेले रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, लेकिन मॉलिक्यूल्स जो है ये हमेशा अकेले रह सकते हैं। ठीक है, दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये हमेशा एग्जिस्ट करेंगे इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछी गई है? यहाँ पे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेड। अब कुछ लोग क्या करेंगे, ये स्मॉलेस्ट वर्ड देखकर एटम्स मार्क कर देंगे, लेकिन नहीं, आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ अ कंपाउंड कॉल। अब कंपाउंड का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? वो भी पॉसिबल यूनिट। ठीक है, जैसे कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड ऐसे सब प्योर सब्सटेंस है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कंपाउंड क्या है? प्योर सब्सटेंसेस हैं। अब ये किन से बनते हैं? तो कंपाउंड्स बनते हैं एलिमेंट से, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिला दो तो हमें कंपाउंड मिल जाएगा। जैसे वाटर ले लो, वाटर किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से H2O, यानी कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलाने पे हमें वाटर मिल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं वाटर, मान लो एक ग्लास मैंने पानी लिया और मैं पूछ रही हूँ कि इसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा, सबसे पॉसिबल छोटी इकाई इसकी क्या होगी? ठीक है, तो वो एटम नहीं हो सकता, वो क्या होगा? वो मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, किसका मॉलिक्यूल? वाटर का मॉलिक्यूल, H2O का मॉलिक्यूल। तो आपको याद रखना है कि जब भी पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ कंपाउंड, तो आप आंसर दोगे मॉलिक्यूल। लेकिन यही क्वेश्चन अगर ऐसा रहता कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ एलिमेंट, तब आप दे सकते थे कि हाँ इसका स्मॉलेस्ट एटम हो सकता है। ठीक है, तो बहुत ही केयरफुली आपको आंसर देना होगा, बहुत ही ध्यान से देखना होगा क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज। अब नंबर ऑफ एटम्स, जैसे कि देखो मैंने अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो अकेले भी रह सकते हैं, कुछ होते हैं कि 2 मिलकर एक साथ रह सकते हैं, कुछ होते हैं 3 मिलकर एक साथ रह सकते हैं, कुछ 4, कुछ और भी ज्यादा होते हैं, 8 भी होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? इस स्पेशल प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं कि एटम्स जो मिलकर एक मॉलिक्यूल फॉर्म करे, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं एटॉमिसिटी। ठीक है, तो एटॉमिसिटी की डेफिनेशन यही होगी कि द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं दे दूं, अगर मान लो मैं मेटल्स लेती हूँ, ठीक है, तो मेटल्स हमेशा अकेले रहते हैं, एक ही एटम, जैसे सोडियम एग्जांपल ले लो, आयरन ले लो, कॉपर ले लो, गोल्ड ले लो। ठीक है,
तो ये सब के सब जो है ना एक ही एटम के साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब इनकी जो एटॉमिसिटी होगी, ठीक है, इनकी जो एटॉमिसिटी होगी वो मेटल्स की 1 होगी, ठीक है। नॉन मेटल्स का एग्जांपल मैं लेती हूँ, तो नॉन मेटल जैसे हाइड्रोजन ले लो, ठीक है, ऑक्सीजन ले लो, तो आपने देखा होगा H2O2 लिखा रहता है, मतलब 2 हाइड्रोजन एक साथ रहते हैं, 2 ऑक्सीजन एक साथ रहते हैं। एक अकेला ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, एक अकेला हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो इसकी एटॉमिसिटी 2 होती है। ओजोन, ठीक है, ओजोन जो है O3, यानी कि 3 ऑक्सीजन एटम्स एक साथ रहते हैं, तो इनकी एटॉमिसिटी है 3, ठीक है। फॉस्फोरस, इसकी एटॉमिसिटी है 4, क्योंकि 4 एटम्स एक साथ रहते हैं, ठीक है। सल्फर, सल्फर की एटॉमिसिटी है 8, क्योंकि टोटल 8 सल्फर एटम्स एक साथ मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है ये हमें कौन बताएगा, तो ये हमें बताएगा एटॉमिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हुज मॉलिक्यूल्स इज मिनिमम। अब जैसे पहला क्वेश्चन हमारा था कि सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में है, अब है कि सबसे मिनिमम किस में है, सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में है, तो किस में होगा, ऑप्शन बी गैसेस में होगा। किसकी वजह से, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफी दूर है, इसके वजह से। अगला प्रश्न है डिफ्यूजन अकर्स वेरी स्लोली। अब हमने डिफ्यूजन के बारे में भी देखा, डिफ्यूजन का मतलब क्या है, मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये जो मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये सबसे इजीली किस में हो जाता है, गैसेस में हो जाता है, ठीक है, सबसे स्पीड में, उसके बाद लिक्विड में और फिर सॉलिड्स में, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि सबसे स्लोली किस में होता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सॉलिड्स में डिफ्यूजन सबसे स्लोली होगा, सबसे धीरे होगा, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट डे लेकर आऊंगी और भी ऐसे इंपॉर्टेंट PYQs और साथ में उनके एक्सप्लेनेशंस। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री को। इस चैनल में आपको साइंस के और भी टॉपिक्स के बहुत सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद।